everyone. Once again, we will discuss about the reactivity series of metals. In the last class, also we told about it. Once again, I remind you reactivity series of metals. Reactivity series. मेटल्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें उसके रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अरेंज किया जाए उसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। यानी मेटल्स का ऐसा सीरीज, ऐसा ग्रुप जिसको उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज किया जाता है, उस सीरीज ऑफ मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। So write the reactivity series and arrangement of metals and arrangement of metals in the increasing order. Or decreasing order of its reactivity. Order of reactivity is known as reactivity series of metals. एटम्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें उसे उसके रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, उसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फर्स्ट है पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, gold and platinum.
इसको याद रखने की ट्रिक बताएंगे फिर से आपको नाली आलू जरा इनका पकाता हाय कौन है आप यानी यहाँ पर आप टर्म जो है ये तीनों मिलके कंबाइंड फॉर्म है ए पी यानी कि अगर विद नेम आप इसे याद करते हो तो याद करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कंफ्यूजन कब होता है कि जब हमें 2 मीटर दिया जाए कैल्शियम या एल्युमिनियम और लीड में पूछा जाए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन ऊपर है, सीरीज में कौन पहले है कौन बाद में। क्या हो सकता है याद हो तो स्टार्टिंग में हो जाए, लेकिन ये एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा सेंटेंस है कभी आप नहीं भूल सकते। ध्यान में रखना है कि सिंपल किससे मैच कर रहा है, उसके लिए आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है। एक दो बार प्रैक्टिस किए तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है, आप बोल कैसे पढ़ोगे? केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है, हाय बोल रहे हैं आप, हाय बोल रहे हैं आप में ये तीनों एलिमेंट आ रहा है, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। आपको इसमें आप कैसे लिखोगे? ए बी, ए फॉर एजी, ए फॉर एयू, बी फॉर बीटी। तो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। वंस अगेन, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है, हाई गोल्ड है आप। अब इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, तो सीरीज में जो ऊपर है, यानी कि जब आप ऐसे ऊपर से नीचे जाते हो तो यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ये जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी ऊपर से आप नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। इस सीरीज के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप ऑफ मेटल्स पोटेशियम इज मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये जितने दिए हुए हैं मेटल्स उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई है तो वो है सोडियम। फिर सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम देन कैल्शियम देन मैग्नीशियम एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आप मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है। इसमें आप सोच रहे हो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन के हमने क्यों यहाँ मेंशन किए, हाइड्रोजन को हमने क्यों लिखा? इसका भी कारण है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। बिकॉज only the metals more reactive than hydrogen can react with acid, or we can say in other words only highly reactive metals displaces hydrogen from its compound। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के कंपाउंड से अगर कोई अलग कर सकता है, कोई डिस्प्लेस कर सकता है तो वो है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल, जो हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है।
वही मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। अब कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछ देते हैं कि बताओ Cu अगर HCl के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? Cu HCl के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? वो भी कैसा HCl? डाइल्यूट HCl। आप तुरंत में CuCl क्यों बना देते हो या कॉपर क्लोराइड बोलते हो, जो रॉन्ग है। यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। वाई नो रिएक्शन? कॉपर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर कहाँ है? हाइड्रोजन के नीचे। तो कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, इसलिए कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। हाँ, कुछ कंडीशनल होते हैं, जैसे हाईली कंसंट्रेटेड है तो और चांस है, लेकिन जनरल केस में, नॉर्मल कंडीशन में कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, तभी आप सही से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसे आप याद कर लेंगे। याद क्या है? आपके लफ्ज होने चाहिए, आपके मुंह पर होना चाहिए। रिएक्टिविटी से ये छोटा सा है, वो आपके सिलेबस में सब साथ है, और भी मेटल्स होते हैं। अगर उन सभी का निकालेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग है, वो आपको जरूरत भी नहीं। आपको इतना ही यूजेज है अपनी क्लास 10 तक, आपको इसमें ही मेटल से रिएक्टिविटी से रिलेटेड रिएक्शन करने हैं और जानने हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट तो नाम से पता चल रहा है, इन विच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, जिसमें किसी एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता हो किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। We can divide it the chemical reaction, the chemical reaction in which more reactive metals displaces less reactive metal from its compound, from its compound is known as displacement reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करना है। कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।
मान लो कि आप बस पे बैठे हो, नहीं 3 सीटर्स है, उस पे आप 2 लोग बैठे हो या 3 लोग बैठे हो, तो अगर 3 लोग बैठे हो और उसके 3 का कैपेसिटी है बैठने की, अगर आपने से कमजोर यानी जो बैठा हुआ है तो सारे कट्टे कट्टे मुस्टंडे, नहीं आप दुबले पतले से बलिया और आप गए और आप उसे करके नहीं जबरदस्ती आप उससे करते दादागिरी करते तो क्या क्या आपको बैठने मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर कोई दुबला पतला बैठा हो, छोटा सा बच्चा बैठा हो और कोई पहलवान आदमी आ जाए रेस्लर, नहीं तो उसे क्या करेगा? कान को करकर उठाकर जबरदस्ती बैठ सकता। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन मेटल्स में होते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अधिक होती है, जिसके कारण जो पहले से मेटल है वह जो इलेक्ट्रॉन देकर कंपाउंड बनाए हुए रहता है, उतना इलेक्ट्रॉन उसे देकर उसे बाहर निकाल देता है, उसकी जगह खुद कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। यानी मान लेते हैं कोई एक बिजनेस है, कोई दुकान किया, नहीं 2 लोग पार्टनर है या 3 लोग पार्टनर है, उसमें कोई 1 लाख रुपए लगाए हुए, कोई आया उधर से और उसे 1 लाख देकर बाहर निकल गया, मैं अपना 1 लाख रखो और ये जो पार्टनरशिप है उसमें हम जस्ट लाइक दैट। फॉर एग्जांपल CuSO4 प्लस Zn, तो CuSO4 प्लस Zn में आपको पता है Zn जो है हाईली रिएक्टिव, Zn is more reactive than copper। Zn कॉपर से अधिक रिएक्टिव, आप ये किस सीरीज में भी देख सकते हो। Zn ऊपर है, कॉपर उसके बहुत नीचे, कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे। तो यह जिंक क्या करेगा? Zn इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 प्लस Cu का फॉर्मेशन। तो CuSO4 या कंपाउंड का कॉपर सल्फेट का, इट इज द salt of copper, but zinc displaces this copper and form salt of zinc। कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी जिंक जो है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा दिया। क्यों? बिकॉज़ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अनदर एग्जांपल आप दे सकते हो, घर पे भी करके दे सकते हो। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें आयरन नेल कर दीजिए, बहुत दीजिए नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आयरन नेल है, अब इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें, क्या होगा? क्या आयरन जो है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर FeSO4 बना दे और कॉपर को बाहर निकाल दे। तो कभी भी अगर रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए, मान लो आप रिएक्शन दिया, आधा ही किया होगा और आधा नहीं, तो क्या बनेगा? तो हमें बनाने से पहले यह पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है, या मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बना, लेकिन इसी को अगर हम उल्टा करके देखें Cu प्लस ZnSO4, तो बताइए क्या बनेगा? अगर आप लिखते हो CuSO4 प्लस Zn, तो ये आपका रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग। Why? Because copper is less reactive than zinc। Copper zinc से less reactive है, so copper does not displace zinc।
क्या होगा यहाँ पर? नो रिएक्शन, दैट मीन्स कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो ये चीजें आप ध्यान तभी रखोगे जब आपको रिएक्टिविटी याद हो, which metals are more reactive and which metals are less reactive। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूजेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स किसे कहते हैं? नोबल टर्म यूज किया जाता है एलिमेंट के केस में जो इनर्ट हो, जो पैसिव हो। पैसिव दैट मीन्स नॉट रिएक्टिव। Those metals which are unreactive or very less reactive, जो या तो बिल्कुल ही रिएक्टिव ना हो या बहुत कम रिएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, these are noble metals because its reactivity is very less। जिस मेटल्स की, ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, ये सारे मेटल्स नोबल मेटल्स में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स। तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 67 पर कि मेटल्स का यूज कहाँ होता है। तो मेटल्स के यूजेस जो है उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी जो उनका फीचर्स है, उनका जो प्रॉपर्टी है, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, लस्टरनेस, सोनोरिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, रिजिडिटी, इन सारे प्रॉपर्टी के आधार पर, इन सभी प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स का यूज हमारे डेली लाइफ में होता है। फर्स्ट, कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक वायर्स के रूप में, केबल्स के रूप में, कॉइन्स बनाने में, मुद्रा के रूप में, सिक्के के रूप में, एंड स्टैच्यूज बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेवरल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन में कॉपर का यूज किया जाता है। कॉपर का बहुत यूज है बिकॉज फर्स्ट इट इज हार्ड इन नेचर, इट इज सॉलिड इन नेचर, इट इज हाईली मेलिएबल, हाईली डक्टाइल, हाई conductivity of electricity, high conductivity of heat, and that is why copper has large number of uses. Next is iron is used in the manufacture of railings. लोहे का यूज रेलिंग्स बनाने में, मेन होल लीड्स बनाने में नहीं, मेन होल जो होते हैं आपने देखा होगा ड्रेनेज सिस्टम जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में जो नाले होते हैं उसके ऊपर एक मेन होल लीड ढक्कन लगा होता है। कई बार अक्सर न्यूज में हम लोग सुनते हैं कि मेन होल में कोई गिर गया, कोई बाइक वाला गिर गया, कोई पैदल चल रहा था या पानी भरे हुए के कारण नहीं दिखा, तो उसके जो वो लीड होते हैं वो भी आयरन के बनते, लोहे के हार्ड स्ट्रेंथ के कारण। तो आयरन का हाई स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, हार्डनेस, इन सब के कारण इनकी जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा है। कंडक्टिव भी है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। टैंक्स बनाने में, सिलेंडर बनाने में, स्मॉलर पाइप्स बनाने में, आयरन नेल्स बनाने में, इतने सारे यूजेज हैं। और भी इसके अलावा बहुत से यूजेज, आप लोहे से बनी हुई चीजें बहुत से देख सकते हो, मशीनरी पार्ट्स बनाने में, जो हैवी मशीनरी पार्ट्स होता है मेड ऑफ आयरन्स। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी यूज बहुत है, इलेक्ट्रिक वायर्स के रूप में किया जाता है, वेसल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, किचन के बर्तन को बनाने में हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म होता है और हमारा फूड जो है वो फास्ट प्रिपेयर होता है, तेजी से प्रिपेयर होता है। तो इलेक्ट्रिक वायर्स के रूप में पैकेजिंग फूड स्टफ्स को, फूड को पैकिंग करने में, मिठाई वगैरह में भी देखोगे ऊपर एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है। बहुत से रेपर्स वगैरह जो होते हैं वो एल्युमिनियम फॉइल के बने होते हैं। जिंक इज यूज्ड टू मेक ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रोड्स। टिन इज यूज्ड टू मेक केक्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ। कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट।
Gold, silver and platinum are used in making different varieties of jewelry because it has high lustrous नहीं शाइनिंग अपीयरेंस होता है, इसके शाइनिंग अपीयरेंस के कारण और हाईली मेलिएबिलिटी के कारण इसका यूज ज्वेलरी में किया जाता है। दो कारण होते हैं ज्वेलरी के रूप में यूज करने के। फर्स्ट लस्टर होना चाहिए, शाइनिंग अपीयरेंस होना चाहिए, दूसरा हाईली मेलिएबल होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी के आधार पर ज्वेलरी के रूप में इन चीजों का मेटल्स का यूज किया जाता है। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स एंड डेंटिस्ट्री। थर्मामीटर में नहीं, हम लोग मरकरी पढ़ भी चुके हैं थर्मामीटर में कि मरकरी का यूज करते हैं। रीजन भी है कि इसका शाइनिंग अपीयरेंस होता है, दूसरा यह वाटर की तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप बिखरता नहीं है। ये सारे एक साथ होते हैं। अगर आप मरकरी को उठाना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि आधा उठेगा और आधा सरफेस पे रह जाएगा, बल्कि वो या तो पूरा उठेगा या पूरा फिसल के नीचे गिरेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ग्लोबल मेटल्स के यूजेस और फिर डिटेल से यूजेस ऑफ मेटल्स, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर लास्ट होगा। लास्ट क्लास एक क्लास और देंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन शुरू कर देंगे। आप लोग इतना ही करें, चीजों को याद करते जाए, बार बार करें। आपको 20 जुलाई के बाद क्लासेस बंद है, तो आप जो भी लेसन पीछे हो चुका है उसे रिवाइज करें, उसे याद करें, चाहे क्वेश्चन आंसर हो या लेसन हो या टॉपिक हो, डेफिनेशन टर्म जो भी है वो सभी आप याद करेंगे। यानी याद करना ही मेन आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल।